हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एडिटोरियल आपके जनरल स्टडीज़ पेपर से रिलेटेड है और आपको किन किन बातों को जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड फुल मॉकलैंड टेस्ट, और जितने भी करंट अफेयर के जो मॉक टेस्ट हैं वो है प्रीलिम्स के लिए। तो इन दिस टोटल यू विल बी गेटिंग 25 टेस्ट, 13 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 12 करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। सो दिस इज़ ओनली एट ₹750। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को ज़रूर चेक कर लें, जहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल लिस्ट की तरफ। आज है 4 मई। जो इन डेप्थ एनालिसिस है दैट इज़ इंडियाज़ डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम नीड अ रीबूट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ के साथ कुछ MCQs के क्वेश्चंस भी होंगे, विच द एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रीवियस डे विल आल्सो बी डिस्कस। जो हमने सैटरडे को क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर भी अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड देयर वुड बी मेंस क्वेश्चंस जो कि आपके इन डेप्थ एनालिसिस से रिलेटेड होगी, राइट। बात करें हिंदू से तो नो रिलीफ फॉर द नोवेयर पीपल एंड ब्रिक्स अगेंस्ट द कोविड-19। इंडियन एक्सप्रेस से दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, अनहर्ड एंड अनसीन, pandemic and public trust. So these are the all total important editorial in today's newspaper that we'll be discussing. So start करते हैं अपने इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। आज मैं हर दिन आपको एक नेशनल इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताता हूँ, पर आज कोई सा भी दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जिस दिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं उस दिन आपको बता दिया करूँगा। So this editorial again is becoming very important in terms of general studies paper 3. जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 2, राइट। सो दिस इज़ फ्रॉम द हिंदू। यहाँ पे बात की गई है किस तरह से जो इंडिया की जो हेल्थ है, जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर पे, उसके बारे में जिक्र है। माया जोहन ने इसको लिखा है। शी इज़ अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जीसस एंड मैरी कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ाती हैं। अब देखते हैं क्या बात की गई है इस एडिटोरियल में। इंडिया की जो डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा थीम जो एडिटोरियल का वो यही है। तो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे हॉलिस्टिकली, ताकि एग्जामिनेशन में अगर कोई सवाल पूछे जाए आपसे तो उसका आप आंसर कर पाएँ। सो फर्स्ट, जो एग्जिस्टिंग इलनेस है इंडिया में, जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इतना ज़्यादा है कोविड से पहले। तो ये सारी चीज़ें कोविड-19 के लिए और ज़्यादा खतरा, एक चैलेंज के तौर पे उभरा है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो रिसेंटली प्रेस ब्रीफिंग होती है उसके हिसाब से अगर देखें तो जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 75.3% ऑफ द डेथ जो हो रही है दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन द एज ऑफ 60। तो जो 60 के ऊपर हैं या 55 से 60 के जो एज ग्रुप के पीपल हैं उनको कोविड-19 का खतरा ज़्यादा है। बिकॉज आपको पता है कोविड में जो इम्यून सिस्टम है उसका काफ़ी रोल है। तो इम्यून सिस्टम जिसकी स्ट्रांग होगी, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होगी, उसको ऐसा देखा गया डॉक्टर के मुताबिक, जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने ये भी कहा था कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको ऐसा हो सकता है कि कोविड से इन्फेक्शन हो और वो ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाए, राइट। ही कैन नॉट बी डायग्नोज ऑल्सो कि उसको कोविड हुआ है। तो दिस इज़ द बेसिस ऑफ द इम्यूनिटी। उसके अलावा अगर बात करें जो 83% ऑफ द डेथ है दैट रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग एंड आइडेंटिफाई हेल्थ कंडीशन। जैसे कि कई लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है, कई लोगों को पहले से भी कैंसर्स थी, या कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं दे आर मोर प्रोन टू कोविड-19, और उनका रिकवरी का जो चांसेस है, जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी गिर जाती है। बात करें अगर इम्यून सिस्टम की, तो मैं आपको पर्सनली यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा। विटामिन सी जो हमारे बॉडी में है, विटामिन सी अगर बात करें, विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस एक्ट एज द इम्यून बूस्टर एंड इट इज़ एन पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू डेविएट यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैं अभी आपसे फ़िलहाल ये कहूँगा कि जो विटामिन सी से जो रिच चीज़ें हैं, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। किसी भी चीज़ से 20 टाइम मोर उसमें आंवला में विटामिन सी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप कंजम्पशन करें, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है कोविड-19 को देखते हुए वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस पे रहे। कम से कम जो पहले नॉर्मल हुआ करते थे उससे थोड़ा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आई इट्स माई सजेशन एंड इट्स माई रिकमेंडेशन कि आप विटामिन सी का इंटेक अपने डाइट में बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट रिस्क ग्रुप हैं कोविड-19 के लिए उसके बारे में जिक्र करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग पहले की बीमारियों से भी डायग्नोज हुए थे, तो जो उनकी इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, दे हैव द कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी। और ये बेसिकली अगर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, जो एसेंशियल मैल न्यूट्रिशन है,
इसकी वजह से जो मैंने आपको बताया रिकवरी रेट वो काफ़ी कम है, राइट। जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम है। ना अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो जो कॉर्मोबिडिटी होती है, बेसिकली कॉर्मोबिडिटी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा बीमारी का प्रेजेंस होना किसी इंसान के बॉडी में, राइट। तो अगर मान लो आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो, एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड है, तो उसके रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई है, राइट, वो रिकवर कर जाएगा। बट जिसको ऑलरेडी कॉर्मोबिडिटी है, वो कोई और डिजीज़ के साथ है, तो वहाँ पे जो रिकवरी चांसेस है वो काफ़ी लो हो जाती है, तो वहाँ पे रेट जो रिकवरी की है वो लो है। सो दिस पॉइंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड रिलेटिवली यंग पॉपुलेशंस की। तो इंडिया के पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास अभी ऑलमोस्ट यंग पॉपुलेशन 60%, 55% ऑफ द कंट्री के आसपास अगर बात करें 50 to 55% लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट यंग हैं, ठीक है। तो इस यंग पॉपुलेशन का एडवांटेज इंडिया के पास है। तो अगर बात करें दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो इंडिया को ये अपेयर होता है कि जो यंग पॉपुलेशन है उसके वजह से भी इन्फेक्शन रेट यहाँ पे थोड़ी कम है। दिस कैन नॉट ओनली बी द सोल रीज़न, ये सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता, बट दिस इज अमॉन्ग द रीज़न, राइट। एंड देन इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी डू नॉट इग्नोर जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारी जो प्रिवेंटिव मेजर जो मेडिकल साइंस है, उसको हमें नकारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वही बात इस पूरे एडिटोरियल में की गई है। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हम वो इंडिकेट करती है दैट इज़ साइड स्टेपिंग, वो गिरावट की तरफ है, उसकी जो क्वालिटी है वो गिर रही है, वो काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, राइट। ना अगर बात करें रूटीन फंक्शंस की, राइट, तो पर्टिकुलरली जो हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है जिसको ओपीडी सर्विसेज भी कहते हैं, राइट, दिस इज इन शॉर्ट टर्म ओपीडी। तो ओपीडी सर्विसेज में क्या होती है, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आप जितने हॉस्पिटल्स में विजिट करोगे, ओनली इमरजेंसी सर्विसेज आर बीइंग एंटरटेन एंड एडमिटेड। अगर डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कोई ऐसे लोगों के संपर्क में आए हो, वेदर यू हैव बीन कमिंग टू द पीपल हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, उस जोन के आसपास में हो, देन दे कैन ओनली गिव यू द एग्जामिनेशन। और वैसे आम लोगों को एग्जामिनेशन नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि ओपीडी में एग्जाम ज़्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होने की वजह से लोग बाहर आ रहे हैं। अगेन दे आर मेकिंग पीपल मोर इन्फेक्टेड, राइट। एक बंदा अगर मान लो इन्फेक्टेड है एंड इफ इज़ नॉट प्रॉपरली, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, सो व्हाट विल हैपन, मल्टीप्लायर होगा उसका इफेक्ट, राइट। सो इट्स बेटर कि जो भी सिम्टम्स हैं किसी को भी दिख रहे हैं तो उसको बेसिकली कम से कम टेस्ट किया जाए, उसके रिपोर्ट्स के लिए इंतज़ार किया जाए, ताकि वो और कहीं ज़्यादा उसको ना फैला पाए। ना बात करें कुछ साइलेंट एपिडेमिक्स की बात की गई है यहाँ पे, कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसके वजह से भी खतरा काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया में। उसके साथ मैं कुछ आपको डिजीज़ के बारे में बता दूँ, जैसे आरटीआई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, फिर हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको यूटीआई भी कहते हैं, एक्यूट फिब्रिनाइल इलनेस एएफआई, एंड अनडिफरेंशिएटेड फीवर है जिसको ऑरिजिन ऑफ फीवर भी कहते हैं, एफयूओ के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे चीज़ों पे सीरियस अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं आपको डेटा से बताऊं तो ये सारे डिजीज़ लैक ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड हैं। और इंडिया में, खास करके इंडिया के जो स्पेसिफिक डेटा है, तो जो आरटीआई है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, उससे हर दिन एवरी डे 900 पीपल इज़ डाइंग इन इंडिया एवरी डे, राइट। और लाइकवाइज अगर देखा जाए, जो हमारा एक्यूट लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके वजह से जो बच्चे हैं बिलो 5 ईयर ऑफ एज, दे हैव बीन इन्फेक्टेड, उसमें 3.4 करोड़ पीपल एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड इतने लोग इन्फेक्ट होते हैं और अपना जान का नुकसान करते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ये ज़रूरी है कि 1 person in every 10 सेकेंड आर कॉन्टैक्टेड टीबी, जो ट्यूबरकोलिसिस है उसमें आते हैं, अप टू 1400 पीपल इंडिया डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। तो बिकॉज ऑफ टीबी ओनली आप देख सकते हो एवरी डे, दिस इज अ डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो ये दिस मच नंबर ऑफ पीपल आर बीइंग इन्फेक्टेड। तो हमारे को पहले, ये कोविड से पहले भी जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब थी। जो हमारी जो साइलेंट एपिडेमिक्स है उस पर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रक्चर प्लान करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और क्योर किया जा सके ना। कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं इस एडिटोरियल में। तो बेसिकली बताई गई है जो हमारी मेडिकल कंडीशंस हैं, जो आइडेंटिफाइड चीज़ें, जो पुअर सर्वेलेंस सिस्टम है हमारा बेसिकली डिजीज़ को लेकर के, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, ये एक सबसे बड़ी चिंता है। दूसरी बात, जैसे फेल्यूर ऑफ सर्वेलेंस एंड
रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कैसे अपने आप को सेफ करना है या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको रखने हैं ताकि वो इस चीज़ से बच सकें। और जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द पीपल जो इन्फेक्टेड हैं वो या तो पुअर हैं, मार्जिनलाइज सोसाइटी से आते हैं, क्योंकि उनके पास हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। आपको पता होगा बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने भी बेसिकली फ़ंड बनाया है जन आरोग्य, ओके। तो वहाँ पे क्या है कि बेसिकली लोगों को जो 5 लाख रुपए तक की बीमारियों के लिए सरकार उसका खर्च उठाएगी। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम ग्राउंड लेवल से काम करें, बॉटम अप अप्रोच के साथ काम करें, ताकि बीमारी को यहीं पे रोका जाए, यहाँ पहुँचने ना दिया जाए, राइट। एंड दीज पीपल फेल टू रिपोर्ट देयर कंडीशन टू अ सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्यों फेल कर जाते हैं? क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक अच्छे कंसल्टेंसी ले सके, डॉक्टर को दिखा सके और अपने इलाज के बारे में पहले से जानकारी रख पाए, राइट। नाउ क्या वे फॉरवर्ड है? वे फॉरवर्ड जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि वी नीड टू कमिट आवर पब्लिक एक्सपेंडिचर टू द हेल्थ टू 2.5%। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे ये चीज़ें उन्होंने रिकमेंड किया है। ऑलरेडी अगर मैं इंडिया के बारे में अभी प्रेजेंट में बताऊं तो वी आर गिविंग 1.8% ऑफ द GDP टू हेल्थ सेक्टर, राइट, 1% ऑफ GDP। बट जो एक्सपर्ट ओपिनियन है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, दे आर एक्सपेंडिंग समवेयर क्लोज टू 5%। ये मैंने आपको पहले भी अपने एडिटोरियल में बताया है कि 5% ऑफ द GDP का खर्च करने की ज़रूरत है सिर्फ हेल्थ में। डिफेंस में हमारा जो खर्च है अभी प्रेजेंट इंडिया जो खर्च करती है डिफेंस में, दिस इज़ 4%, दिस इज़ फॉर डिफेंस, राइट। तो यहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत है, अटेंशन बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड ट्रेनिंग रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उसके साथ काम करने की ज़रूरत है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं दिल्ली का, तो दिल्ली में क्या है बेसिकली यहाँ पे जन क्लिनिक्स खोले गए हैं ताकि लोग अफोर्डेबल प्राइस में 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ दे करके अपने मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में जाएँ, क्लिनिक्स में जाएँ और कंसल्टेंसी को ले पाएँ, राइट। तो इस तरह से चीज़ें कुछ केरला में भी, इस तरह से चीज़ें तमिलनाडु में भी है कि बहुत ही मिनिमम रेट पे उनको कंसल्टेंसी दी जाती है, राइट, एंड अफोर्डेबल। सो इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम नीड टू रिफॉर्म। वहाँ पे 3A करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखना। तो फर्स्ट इज़ द अफोर्डेबिलिटी, लोगों को कम पैसे में चीज़ों की मुहैया कराने की ज़रूरत है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, अप्रोचिंग हो ताकि लोग जा सके, पहुंच सकें, ठीक है। अगर कोई गांव में है तो मोबाइल वैन के थ्रू या उसके प्रॉक्सिमिटी रीजन में होना चाहिए ताकि पीपल कैन हैव एन एक्सेस टू इट। And the second is the availability of everything, availability of doctor, availability of affordable medicine, and availability of diagnostic and test. So these are the three important 3A challenge that government need to focus upon in terms of improving the healthcare sector in the country. So ये पूरी एडिटोरियल की सारांश थी। अगर इफ़ यू वांट टू हैव अ नोट्स ऑफ इट तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको जो भी मैंने अभी इन डेप्थ एनालिसिस आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको नोट्स फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आप वहाँ से रख सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द मेंस क्वेश्चन, आज का जो मेंस का सवाल है, दैट इज द हेल्थ केयर सिस्टम नीड अ सीरियस रिवैम्प टू प्रोवाइड बेसिक एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल। Discuss. This is a very important question and very possible question can UPSC can ask you in the healthcare, because healthcare में जिस तरह से challenges वर्ल्ड वाइड फेस हुई है तो ये मेंस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सो आप अपने हमारे को कॉपी भेज सकते हैं अपने नाम के साथ PDF फॉर्मेट में, और आपको व्हाट्सएप का जो नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो कॉपी भेजिए और इवेलुएट करके वापस आपको कॉपियाँ भेजी जाएगी। Now coming to the Hindu, यहाँ से कुछ important editorial लेते हैं। BRICS against the COVID-19. So this is again important for the General Studies paper 2, effect and policies of the developing and developing nation के बारे में जिक्र है। तो BRICS और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो NDB है उसके बारे में जिक्र है। जो ग्लोबल वॉर है कोरोना के लेकर के, जो जितने भी इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं या जो भी डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं उनको आउट ऑफ रीच करने की ज़रूरत है। एक हम्बल पेंडेमिक को किस तरह से बेसिकली किया जाए, बिकॉज इंडिया ने सार्क फंड भी बनाया है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ का बेसिकली ब्रिक्स को लेकर के जिक्र है। एंड इंडिया हैज़ इन्फोर्स्ड इट्स क्रेडेंशियल ऑफ रैपिड इमर्जिंग एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अभी इंडिया की अगर बात करें तो वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जेनरिक मेडिसिन। जो जेनरिक मेडिसिन है उसके हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इन द वर्ल्ड। और जिस तरह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन की जो टैबलेट्स थी जिसको मलेरिया में यूज़ करते हैं
वो हमने लगभग यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, चिली, जापान सारे कंट्रीज़ को दिए हैं, साथ के साथ अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसको भी दिए हैं, राइट। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रिक्स नेशन है, खास करके ब्राज़ील के रिस्पॉन्स की यहाँ पे बात की गई है, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया, लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया और टेस्टिंग भी वहाँ पे प्रॉपर नहीं हुई है। तो ये बेसिकली जो पूरी एफर्ट्स एडिटोरियल में बताई गई है वो ब्रिक्स नेशन को लेकर के बताई गई है। एंड इट इज़ अ टाइम टू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, ज़रूरत है कि जो पांचों देश है वो मिलके काम करे। और ब्रिक्स कंट्री नीड टू हैव अ पूल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे पूल ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है विच WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके सजेशंस को माने, यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक कोलैबोरेटरी एफर्ट के साथ काम किया जा सकता है। आपको पता होगा US बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, अमेरिका, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उनके मुताबिक उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेट किए हैं कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो देने की ज़रूरत है ताकि जो कंट्रीज़ है वो कोविड-19 से लड़ सके। तो इसी क्रम में दे हैव एलोकेटेड 1 बिलियन इमरजेंसी फंड टू चाइना एंड सब्सिक्वेंटली द फंड हैज़ ऑल्सो बीन गिवन टू इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। सो दीज आर द कंट्री, दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ गेटिंग द फंड फ्रॉम द नेशनल डेवलपमेंट बैंक, राइट। और NDB फाइनेंशियल मॉडल की बात करें तो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द पेंडेमिक एंड दे कैन नाउ बिकम द टेम्पलेट टू एड्रेस द नेचुरल डिजास्टर एज वेल। तो जो NDB का रोल है, जो ब्रिक्स नेशन है, दे कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस रीजन, राइट। आगे बढ़ते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ। नो रिलीफ फॉर नोवेयर पीपल, यहाँ पे बेसिकली बात की गई है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उसको लेकर के। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2 फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट के बारे में ये सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। जो लॉकडाउन है उसकी बहुत सारी फॉल्ट हैं और उस फॉल्ट का ये जो खामियाजा है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के लेबर मार्केट में गया है। जो वेजेस थे बेसिकली, जो लॉकडाउन अनाउंस हुई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, वो 24 मार्च को ही थी, राइट। तो बेसिकली होता है क्या है, मंथ के एंड में सारे लोगों को सैलरी मिलती है, राइट, कैलकुलेशन वैसे होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पैसे उनको अभी तक मिले नहीं, दे हैव नॉट बीन पेड ऑफ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है। दे वर वेटिंग फॉर द मंथ टू एंड, 6 दिन और बच रहे थे, 6 से 7 दिन, 31 का मंथ था, तो 7 दिन और बच रहे थे, लोगों को उनके पैसे मिलते, बट सारे लोगों के पैसे फंस गए, राइट। एंड दे हैव नॉट एंटाइटलमेंट, उनके पास काम नहीं है, दे हैव नॉट प्रॉस्पेरिटी, तो वो कैसे करेंगे। अगर बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की तो 40% ऑफ दिस जो माइग्रेंट्स हैं बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं और 15% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, राइट। और डेटा के मुताबिक जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे है या फिर इंडियन ह्यूमन सर्वे है, उनके मुताबिक जो माइग्रेंट लेबर हैं दे आर मेन कमिंग फ्रॉम रूरल इंडिया एंड द पुअर रीजन्स, राइट। बिहार हो गया, यूपी है, और भी ऐसे बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से ये लोग बेसिकली पलायन कर रहे हैं और वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं ना। हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29 अप्रैल को अनाउंसमेंट की कि दे आर परमिटिंग जो स्टैंडर्ड लेबर है, जो कहीं भी फंसे हुए लेबर्स हैं, उनको इंटर स्टेट माइग्रेट करवाया जाएगा। जैसे यूपी से, झारखंड से, बहुत सारे तेलंगाना से लेकर के रांची तक के लोग झारखंड में भी गए हैं वापस। सो गवर्नमेंट हैज़ अलाउड, और 1 मई को कुछ रेलवे के सर्विसेज भी दी गई, राइट। सो रेलवे सर्विसेज वर ऑल्सो परमिटेड कि ये जो माइग्रेंट जहाँ पे फंसे हुए हैं वो अपने नेटिव होम स्टेट या होम टाउन आ पाए। Now the fight against this pandemic can only build a vision of the society कि एक इंक्लूसिवनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है, इक्विटेबली के साथ काम करने की ज़रूरत है, और किसी भी तरह का धर्म क्या बोलते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी करने की ज़रूरत है। कोई पक्षपात नहीं हो किसी के साथ, सारे लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार किया जाए, ये काफ़ी ज़रूरी है, राइट। एंड इंडिया नीड टू हैव यूनिफाइड लेबर मार्केट, जो हमारी लेबर मार्केट है उसको यूनिफाइड करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर कवर किया जा सके और इन सारे लोगों को बेनिफिट्स दी जा सके। नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पेंडेमिक एंड द पब्लिक ट्रस्ट। सो इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल दे हैव डिस्कस अबाउट द साउथ कोरियन लेसन, कि साउथ कोरिया से क्या लेसन हमें सीखने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज द रीज़न विच वेर मोस्ट अफेक्टेड, वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री थी फरवरी में, राइट। और अप्रैल 29 तक दे हैव रिकॉर्डेड 0 रिपोर्ट्स, राइट। कुछ सिर्फ थोड़े मोड़े केसेस रिपोर्ट किए, ऑलमोस्ट 0 केसेस हैज़ बिन रिपोर्टेड। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स के एग्जांपल के तौर पे समझें तो यूनाइटेड स्टेट की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट वहाँ पे भी केसेस फरवरी में रिपोर्ट किए गए थे। बट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन क्रिटिसाइज ऑल्सो कि उन्होंने सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया है। नाउ यहाँ पे बात की गई है जो साउथ कोरिया की प्रेज करने की ज़रूरत है,
जिस तरह से उन्होंने वेल डिजर्व एक्शंस लिए हैं, जो बेसिकली अगर बात करें जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग की, जो रैपिड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग है, यूज़ ऑफ डिजिटल सर्वेलेंस, वहाँ पे ऐप बनाई गई थी, राइट। टारगेटेड मैंडेटरी क्वारंटीन किया गया लोगों को, जो सिक पीपल हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनको आइसोलेट किया गया ताकि और कहीं ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैले। और साउथ कोरिया के जो स्टेट ऑफ आर्ट इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल है, जो प्रिवेंटिव एक्ट है, वो ने भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करके लोगों की मदद करने की कोशिश की है। एंड इट हैज़ इनेबल्ड टू मोबिलाइज द मल्टीपल स्टेट्स, जो नॉन स्टेट्स थे, जो होल स्टेट सोसाइटी के लोग थे, उनको कैसे बचाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश थी। और सरकार ने फ्री में हैंड सैनिटाइज़र, नैपकिन्स और मास्क, ये सारी चीज़ों को मुहैया कराया घर घर पहुंच करके, राइट। सो इंडिया ने भी अपने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 में भी कुछ चेंजेस किए। अभी ऑर्डिनेंस आई है कि अगर कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर को कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको फाइन लगाया जाएगा और उसको इम्प्रिजमेंट किया जाएगा, राइट। उसको जेल की भी सज़ा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि प्रॉपर अथॉरिटी हो और जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं वो लिए जा सके ताकि और ख़तरा ना बढ़े, राइट। कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, अनहीन्ड एंड अनसीन। यहाँ पे जो इंडिया की जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके बारे में बात की गई है। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है। तो कोविड-19 ने लगभग पूरे लाइवलीहुड को ख़राब किया, लोगों की जान माल की काफ़ी नुकसान हुई है। और पर्टिकुलरली जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, उसको सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा है। अगर बात करें इंडियन इनफॉर्मल इकॉनमी वैसे भी कोविड-19 से पहले भी नेगलेक्टेड ही चल रही थी। यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज देखने समझने की कोशिश करें तो 90.6% ऐसे लोग हैं इंडिया के वर्कफोर्स हैं जो वर्क करते हैं इनफॉर्मली, राइट। ये जो डेटा है दिस इज़ फ्रॉम द पीरियोडिक लेबर सर्वे 2017-18। और एक मल्टी प्रोलॉन्ग कम्प्रीहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फैसिलिटेट किया जाए। जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उसको सरकार कैसे फैसिलिटेट करेगी। जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, उनको एक सोशल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। एक मैं आपके साथ डेटा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये डेटा पुराना है बट यू कैन मेक आउट द व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, राइट। तो पब्लिक सेक्टर में आप देख सकते हो इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। प्राइवेट सेक्टर्स में दिस मच द फिगर, फॉर्मल हाउसिंग सेक्टर में दिस इज द फिगर, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, राइट। सो गवर्नमेंट नीड टू फोकस अपॉन दिस सो दैट अ वेल स्ट्रक्चर प्लान इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो बढ़ेंगे अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। उससे पहले मैं आपको कल के जो आंसर है वो बता दूं। जो सैटरडे के क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उसका जो पहला सवाल है उसका आंसर है सी, और उसमें जो पहले स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, दैट इट हैज़ अ फिक्स्ड कॉर्पस ऑफ 500 एंड द स्टेटमेंट इज गिवन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पब्लिक अकाउंट, फाइन। ना जो दूसरा सवाल था उसका आंसर है बी। आप में से कई लोगों ने इसका आंसर भी दिया है, एंड सिंसियरली थैंक यू कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट रियली मोटिवेट अस टू मेक मोर गुड क्वेश्चंस फॉर यू। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो इसका जो आंसर है बी है, सर क्रिक इज़ अ 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ एंड मास लाइन, राइट। नाउ आज के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे पहला सवाल करंट अफेयर्स है। विथ रेफरेंस टू विवाद से विश्वास स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The scheme aims to settle the pending cases of indirect taxes. The scheme aims to benefit those who demand the lockdown dispute in the multiple form, and to provide waiver for the interest of the taxpayer and pay their taxes before March 31. Right? So इस तरह के जो सवाल है वो मैंने द हिंदू से लिया है। तो आपकी यहाँ पे रिविजन भी हो जाएगी करंट अफेयर की। तो आपका जो ऑप्शन आंसर है वो हमें बता सकते हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1, 2 and 3। सो आप पार्टिसिपेट करें, अपने जो आंसर्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, संस्कृत, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ा। ये इंडियन कल्चर से है। तो आपको बताना है इनमें से कौन क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। ओनली 2, 3 and 4 ओनली, 3 ओनली और नन ऑफ द अबव, राइट। सो इसके आंसर भी आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी, कंपाइलेशन मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल से भी कुछ PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ।
विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।